नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, संसाधन एवं विकास। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिनको हम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरिक प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति को बाहर मत समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के, विकास के स्तर पर। संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिनसे निम्न मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना आवश्यक हो गया है। यदि कुछ व्यक्तियों तथा देशों के संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग का योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत कौशलीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण के बिना नुकसान पहुँचाए। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी को की आवश्यकता की अवहेलना न करे। रेडियो डे जेनेवेस पृथ्वी सम्मेलन 1992। एजेंडा 21, संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एवं सामान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देशों जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यहाँ और महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, दूसरे की ओर संसाधनों की कमी। ऐसे में प्रदेशों की भी दो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अति कमी है। उदाहरणतः झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिल, छत्तीसगढ़, अन्य प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुलता है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है: ख और ग। किसी देश के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता में आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। देश में कुछ क्षेत्र जो संसाधन समृद्ध होते हैं वे भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसी विपरीत कुछ प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न देशों विदेशी आक्रमण के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं। उपनिवेशी देश ने बेहतर प्रौद्योगिकी और सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया है, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास
में तभी योगदान दे सकते हैं जब हम उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। उपनिवेशिक और विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबको अनुभव किया है। अतः भारत में मुख्य समानता तथा संसाधन विकास के लोगों की मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि हमारी प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी तरह से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल में ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों की ये चिंता का विषय रहा है। उदाहरण, गांधी ने कहा था, संसाधनों का संरक्षण। हम अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वह अत्यधिक उत्पादन विरुद्ध और इसके स्थान और अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पन्न के पक्षधर थे। भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, इसी तरह अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इनका उपयोग करते हैं। भू एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न देशों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र पर 30% भाग विस्तृत है। वे बहुत बहरमानी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूलित परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश के क्षेत्रफल लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। पठार, पर्वत, मैदान। भू उपयोग। भू संसाधनों का उपयोग निम्न उद्देश्यों से किया जाता है। वन कृषि के लिए पारित भूमि में अतिरिक्त कृषि उपयोग, अयोग्य भूमि, पारित भूमि, शुद्ध भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा प्रकार के मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु 93% भाग ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा भूमि और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान, चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिनका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि का नुकसान पहुँचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है। इसमें से 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत आते हैं, 56% जल अपर्दित हैं और शेष लवणीय और क्षारीय हैं। कुछ मानव क्रियाओं में वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थान को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण
भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। असिंचित उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए कई तरीके वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें से कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षण, मेखला पशुचारण नियंत्रण और रेतीली टीलों और कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया में भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल को परिष्कृत के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन, मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने वाले लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चतम जनक शैल, स्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ समय मुख्य कारक है। प्राकृतिक अन्य तत्वों में जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पूर्ण हिमनद और अपघटन क्रियाएं मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाली रासायनिक जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। मृदा बनने की प्रक्रिया के निर्धारित करने वाले तत्वों के रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदाओं के निम्न प्रकार हैं। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार के अनेक मृदाएं विकसित हुई। जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदा हिमालय में 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। एक सर के गलियारे के द्वारा मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैलती हैं तथा पूर्वी मैदानी विशेषकर मैदानी गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बनते हैं। जलोढ़ मृदा की रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। हमें नदी के मुहाने से घाटी ऊपर की ओर जाते हैं। मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपर जैसे ढाल भंग समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार जो क्षेत्र तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदाएं उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य खनिजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व की अधिक होती है। सूखे क्षेत्रों में मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं की सही उपचार और सिंचाई करके इन्हें पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मिट्टी, इन मृदाओं का रंग काला और इन्हें रेगन मृदाएं भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेत के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मिट्टी के बनने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। लावा जनक शैलों से बनी होती हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियां तक फैली हुई हैं। काली मृदा बहुमहीन कणों अर्थात मृत्तिकाओं की बनी होती है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है।
गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं की गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इनमें से अच्छी तरह के वायु मिश्रण हो जाते हैं। गीली होने के कारण ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले बौछार से शुरू कर दी जाती है। लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मृदाओं का काला रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के धातु के प्रसारण के कारण होता है। इनका पीला रंग इनके जलयोजन के कारण होता है। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने वाले कारण होता है। यह भारी वर्षा और अत्यधिक निछाल का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इनमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इनमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इनमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थलों पर इनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपरदन और भूमि निम्नीकरण की संभावनाएं होती हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मरुस्थलीकरण मृदा का रंग लाल मृदा और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है इन झीलों से जल लवणीय अधिकृत खाने तथा नमक भी बनाया जाता है। शुष्क, लवणीय और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदाओं की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदाओं में जल अतः संवेदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा की सही तरीके से सिंचित करने वाली कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसा कि पश्चिम राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्वतीय वर्षा वन उपलब्ध होता है। इन मृदाओं के गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों की मृदाएं दोमट और सिलवट की होती हैं, परंतु ऊपरी ढलानों में इनका गठन मोटे गढ़ों पर होता है। हिमच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अत्यधिक अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों में निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपाने और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बहने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अधिपस्यारण, निर्माण और खनन इत्यादि के कारण संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्वों में पवन, हिमनद और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिकाएं मृदाओं को काटने के लिए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। इनमें उत्कृष्ट भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन की ऐसी भूमि को गट्ठर भूमि भी कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर के साथ बह जाती है। अभ्यास।